नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपालपीडिया पे। तो आज का तारीख है 10 जनवरी 2022 और दिन है मंडे यानी सोमवार। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज का। तो आज का पहला जो सेक्शन टुडे इन हिस्ट्री, मतलब आज के इतिहास में किस तरह से इम्पोर्टेंट है और किस चीज़ को याद रखते हैं। तो जो पहला है वो वर्ल्ड हिंदी हिंदी डे यानी विश्व हिंदी दिवस के रूप में आज मनाया जाता है, ताकि वैश्विक स्तर पे हिंदी को एक पहचान दिया जा सके। देखिए, जो विश्व में जितनी भाषाएं बोली जाती है उसमें सबसे जो एक नंबर पे है वो इंग्लिश है। इंग्लिश के बाद जो है दूसरी नंबर की भाषा है जो मंदारिन है, जो चाइना में बोला जाता है, जो चाइनीज भाषा है वो मंदारिन है। और तीसरे नंबर पे स्पेनिश आता है। और चौथे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। तो इस तरह से हिंदी को किस तरह से रिकॉग्निशन मिले, ये उसको वैश्विक स्तर पे सेलिब्रेट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 10 जनवरी को हर साल। पहला बार एक्चुअली में 10 जनवरी 1975 को एक हिंदी सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन हुआ था नागपुर में, और उसी समय से ये मनाया जाता है। लेकिन आधिकारिक तौर पे जो है ये 2006 में, जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय से आधिकारिक तौर पे हर साल 10 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे खास करके जो भारत के दूतावास हैं, जो जितने भी फॉरेन कंट्रीज में, हर कंट्री का दूसरे कंट्रीज में जो वहाँ के जो प्रतिनिधि रहते हैं उसको दूतावास कहते हैं। ऐसे अलग अलग नाम भी होता है, जैसे कहीं हाई कमिश्नर कहते हैं, किसी को एम्बेसडर कहते हैं, उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये पार्टिकुलरली वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ भारत के जैसे जो उच्चायुक्त हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ आज के दिन आयोजन किया जाता है। जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे के दिन में। देखिए, हिंदी जो है ना, हिंदी का स्टेटस अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज का प्रोविज़न है वो है भाग 17 में। भाग 17 में लैंग्वेज का प्रोविज़न है। भाग 17 में से आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक जो भाषाएं का इस्तेमाल, कौन कौन से भाषाएं और कौन कौन से जगह पे अलग अलग भाषाएं का इस्तेमाल होगा, उसकी चर्चा है किसमें? भाग 17 में। अगर शेड्यूल के हिसाब से चर्चा देखें अनुसूची में, तो शेड्यूल 8 में भाषा की चर्चा है। अब देख लेते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, लेकिन इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका कंप्लीट रूप से। पहली बार जो संवैधानिक प्रावधान है हिंदी के प्रति, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उससे पहले संविधान में लिखा गया था कि जो है पहले 15 साल, फर्स्ट 15 ईयर जो है इंग्लिश का यूज किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि भारत में आज़ादी से पहले यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, और अंग्रेज़ लोग जो है सारा कम्युनिकेशन जो है इंग्लिश में ही करते थे। तो अब हिंदी को किस तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, कैसे ऑफिस में इसका इस्तेमाल बढ़ाया जाए, तो इसके लिए 15 साल का एक्सटेंशन दिया गया, ऐसा प्रावधान है। लेकिन इसमें उसी समय ये भी प्रावधान किया गया था कि हर 5 साल पे, यानी जैसे 1950 में लागू हुआ तो 1955 में जो है कमेटी बनाई जाएगी सरकार के द्वारा, एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी बनाएगी, और वो कमेटी फिर रिकमेंड करेगी कि हिंदी को और ज़्यादा अच्छा से लागू करने के लिए क्या किया जाए। तो भारत में 1955 में ये कमेटी लागू बनाई भी गई थी, 1955 में बनाई गई थी। उसके जो चेयरमैन थे वो बीजी खेर थे। बीजी खेर के चेयरमैनशिप में ये बनाई गई, और इस कमेटी ने 1956 में अपना रिपोर्ट दिया। और इसके बाद 1957 में फिर से एक पार्लियामेंट्री कमेटी इस रिपोर्ट को जांच करने के लिए बनाई गई, जिसके अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे, जीबी पंत। इसके नाम, इनके नाम से एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी है। तो देखिए, बीजी और जीबी याद रखिएगा इसको। पहले जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के चेयरमैन बीजी खेर, और उसके लिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन थे बीजी पंत, और इनके रिकमेंडेशन पे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पारित किया गया।
ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पारित किया गया कब? 1963 में। और इस 1963 में चूँकि जो है 15 साल का पीरियड होना था, 1965 में जाकर के कंप्लीट होता, लेकिन साउथ में इसका बहुत विरोध होने लगा, जिस वजह से ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास करके और वो जो है फिर से एक्सटेंड कर दिया गया इंडेफिनिटली। इसके बाद तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत 1963 में इंडेफिनिटली कर दिया गया कि जब तक कि पूरी तरह से हिंदी आ नहीं जाए, इंग्लिश का भी साथ साथ इस्तेमाल किया जाएगा। ये है हिंदी का फेट भाग में इसका भाग्य है। देखिए, हिंदी लागू हो या ना हो, लेकिन हिंदी पे पॉलिटिक्स बहुत हुआ। साउथ में जो अभी जो पार्टी देख रहे हैं DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसकी जो स्थापना हुई थी उसी समय इस हिंदी के विरोध में ही वहाँ काफ़ी ज़बरदस्त विरोध हुआ। पूरा पब्लिक जो है प्रोटेस्ट हुआ, कई सारे लोगों ने आत्मदाह कर लिया, पब्लिक जो गुड्स हैं उसको जलाया, बर्बाद किया और उसमें अपना पॉलिटिक्स चमका लिया। और जो है अन्ना दुरई इसके पहले जो है मुख्यमंत्री बने थे, DMK से ही थे, और उसके बाद वहाँ के जो है करुणानिधि और उनके पुत्र जो है अभी देखते हैं MK स्टालिन, ये सब मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इंग्लिश का आज का जो दूसरा है इम्पोर्टेंट वो है लंदन में 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक आज ही के दिन हुआ था। 51 राष्ट्र उसमें शामिल किए थे। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना किया गया था। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध 6 अगस्त और 9 अगस्त, इसको 9 अगस्त ये जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया। इसके बाद 15 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो यहीं पे द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता है, खत्म हो जाता है जापान के आत्मसमर्पण के बाद। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद विश्व में कैसे शांति स्थापित किया जाए, इसके लिए संस्था बनाई। पार्टिकुलरली इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका दबदबा है क्योंकि वो युद्ध जीते थे। तो उन लोगों ने ही 24 अक्टूबर 1945 को UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं हिंदी में, उसकी स्थापना की गई। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। UNO के बारे में कभी एक और स्पेशल वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी जो पूर्ववर्ती संस्था है उसका नाम है लीग ऑफ नेशंस, जिसका की स्थापना 1920 में किया गया था वुड्रो विल्सन के द्वारा। इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध जो खत्म हुआ उसके बाद वर्साई की संधि हुई, उसके बाद से लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया था। लेकिन लीग ऑफ नेशन उतना सक्षम कारगर नहीं हो पाया क्योंकि जो है द्वितीय विश्व युद्ध, आगे की होने वाली युद्ध को रोकने के लिए इसका स्थापना किया गया था, लेकिन इसके होते हुए भी वो उस तरह की तालमेल नहीं बिठा पाई और द्वितीय विश्व युद्ध फिर से 1939 में हो गया। तो UNO की जो है 6 संस्थाएं हैं, उसमें से एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको हिंदी में जनरल असेंबली कहते हैं। जनरल असेंबली को समझ सकते हैं जैसे भारत में संसद है, तो UNO की ये क्या है, संसद है। और इसका हर साल जो है सेशन होता है एक बार। उस सेशन का जो शुरुआत होता है वो सितंबर का जो है तीसरा मंगलवार में होता है और उसके बाद ये दिसंबर तक जो है, दिसंबर के मध्य तक चलता है, ये फिक्स है। हालांकि से इसको इमरजेंसी केस में जो इसका UNO की दूसरी जो इम्पोर्टेंट बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसके रिकमेंडेशन पे 15 दिन पहले नोटिस दे करके ये जनरल असेंबली को बुलाया जा सकता है। UNO को जितने मेंबर हैं, शायद अभी 193-94 मेंबर हैं, जितने मेंबर हैं सभी इसके मेंबर होते हैं UNO जनरल असेंबली के, और एक एक साल के लिए ये लोग आपस में अध्यक्ष बनते रहते हैं। तो जो भी बड़ा बड़ा डिसीजन है वो जनरल असेंबली के द्वारा ही लिया जाता है। तो ये पहला असेंबली कब हुआ था? आज ही के दिन 10 से 15 जनवरी को हुआ था। कहाँ? लंदन में। बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में चला गया। इसका हेडक्वार्टर एक द्वीप पे है जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप। बढ़ते हैं आज का अगले सेक्शन करंट अफेयर की ओर। तो आज का जो पहला करंट अफेयर वो है कि रिसेंटली सवांग पोर्ट वाज इन न्यूज एट विच प्लेस इट इज सिचुएटेड, और एट विच प्लेस इसको कर सकते हैं एट विच कंट्री, इन विच कंट्री
इट इज सिचुएटेड। हाल ही में सवांग पोर्ट जो कि चर्चा में है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? ईरान में है, इंडोनेशिया में है, पाकिस्तान में है या म्यांमार में? तो इसका सही आंसर है ये इंडोनेशिया में है। तो आइए मैप से देख लेते हैं कहाँ है ये सवांग पोर्ट। ये देखिए जो रेड जो दिख रहा है यहीं पे है सवांग एयरपोर्ट। थोड़ा सा जूम इन करें तो यहाँ पे पोर्ट है। ये जो देख रहे हैं ये पास जो रहे, यहाँ पे देखिए लिखा भी है हुआ, ये मलक्का जल संधि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के दृष्टिकोण से। देखिए कि ये जो है एक रूट प्रोवाइड करता है, खास करके चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइना ही नहीं, भारत का जो ट्रेड होता है यूएसए से, वो भी इसी माध्यम से आता है, इसी तरफ से आता है। देखिए ये जो है आपका यूएसए हुआ, यही यूएसए के द्वारा पैसिफिक ओशन से होते हुए, और ये फिलीपींस और यही स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए वो भारत से व्यापार होता है। तो ये जो है बहुत सबसे ज़्यादा बिजी ट्रेड रूट भी है। यहाँ पे जो है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ, इसको चोक पॉइंट कहा जाता है। किसी भी तरह का डिस्टरबेंस होने से जो है पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन के दौरान देखे थे ना, स्वेज नहर में एक जहाज जो है फंस गया था, जिसके कारण से तबाही मच गया था, पूरा बस विश्व जो है उथल पुथल हो गया था। तो 2018 में एक्चुअली भारत के प्रधानमंत्री जब गए थे इंडोनेशिया के दौरे पे, तो ये देखिए अंडमान निकोबार, यहाँ पे भारत का पोर्ट है यहाँ पे। और यहाँ से ये जो सवांग पोर्ट है इंडोनेशिया का, ये मात्र 90 माइल है, यानी मान के चलिए वो 160-62 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो सरकार का, भारत जो है इंडोनेशिया सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है कि क्यों नहीं जो है यहाँ पे जो है भारत अपना सहयोग करके और इंडोनेशिया के सहयोग करके वहाँ पोर्ट को और थोड़ा डेवलप हो जाए, ताकि भारत को ट्रेड करने में आसानी हो। तो आज ये जो है अभी कुछ दिन पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दौरे पे थे, और उसी दौरान इस पे विशेष चर्चा हुई और दोनों में सहमति भी बन गई है। तो यह सवांग एयरपोर्ट ईरान में जो है भारत के द्वारा बनाया जा रहा है। कौन? बहुत स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको चाबहार पोर्ट कहते हैं। पाकिस्तान में जो चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है उसका नाम ग्वादर पोर्ट है। ये जो है चाइना की जो है वन बिल्ट वन रोड पॉलिसी है, OROB, उसी के अंतर्गत बनाया जा रहा है। CPC चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर OROB का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जिसके अंतर्गत ग्वादर बनाया जा रहा है। म्यांमार में भारत के द्वारा एक पोर्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम है सितवे पोर्ट। कौन सा पोर्ट? सितवे। याद रखिए सब, खास करके ग्वादर, चाबहार और सितवे, इन सबों के बारे में एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। अब ये इंडोनेशिया में है, तो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री, सॉरी वहाँ राष्ट्रपति होते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। इंडोनेशिया में पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ है? इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा, यानी सबसे बड़ा। और दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ है? भारत में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, CSTO इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? रसिया, USA, ईरान या इजराइल? तो इसका जो सही आंसर है वो है रसिया। रसिया में देखिए, रसिया यानी रसिया के प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस की राजधानी है मॉस्को, और यहाँ की करेंसी है रूबल। अब ये रसिया का जो, इससे पहले इसको USSR के नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। लेकिन 1991 में इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, और डिसइंटीग्रेशन होने के बाद ये जो है 15 राष्ट्रों में, 15 देशों के रूप में ये विभक्त हो गया। उसी के बाद 1991 में जो वैसे 1992 में, सॉरी 1992 में वैसे कंट्री जो डिसइंटीग्रेशन के बाद भी रसिया से उनका मत मिलता था, इन लोगों ने मिलकर के एक जो है मिलिट्री अलायंस किया, जिसका नाम है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये उस ग्रुप का काउंटर भी था जो अमेरिका के द्वारा लेड है, जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये तो काफ़ी एक्टिव रहती है क्योंकि इसके काफ़ी मेंबर हैं। ये इसका जो मुखिया एक तरह से USA है, लेकिन जो है जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, पूरा यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा आपका UK, ये सारे जो है ये नाटो के मेंबर हैं।
अभी रसिया इसके ये चर्चा में क्यों है CSTO, तो वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। इससे पहले समझ लेते हैं CSTO के मेंबर कौन कौन से हैं। तो वर्तमान में CSTO के मेंबर 6 मेंबर हैं मात्र। कई एक मेंबर जो पहले थे वो इससे निकल भी गए हैं। जो अभी 6 मेंबर हैं वो है आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रसिया तो है ही है, और इसके बाद तजाकिस्तान। तो ये सब जो है अभी इसके 6 मेंबर हैं। अभी जो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, तो कजाकिस्तान में अभी प्रॉब्लम शुरू हुआ है। कजाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो वहाँ की सरकार है, कजाकिस्तान की राजधानी जो है अस्थाना है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कासिम जोमार्ट टोकायव हैं। और यहाँ मुश्किल, हाँ करेंसी भी जान लेते हैं कि करेंसी तेंगे है। अभी यहाँ सिचुएशन क्या डेवलप हुआ है, तो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसका इस्तेमाल यहाँ भी किया जाता है, भारत में भी बहुत सारे कंट्रीज में होते हैं। तो पहले सरकार इस पे सब्सिडी देती थी, और सब्सिडी देने के कारण इसका प्राइस सस्ता था। तो लोग जो है कुकिंग गैस के अलावे इसी का इस्तेमाल जो है अपने व्हीकल में भी करते थे। करते नहीं थे, जितने भी जो पेट्रोलियम गाड़ी थी उसको जो है चेंज करा करके और LPG प्रोपेल्ड बना दिए थे। अभी क्या किए सरकार ने, इस पे सब्सिडी एकाएक क्या कर दी, खत्म कर दी। बोली कि हमारे पास संसाधन नहीं है, इसलिए हम इसको कैपिंग कैप जो है इसको हटा रहे हैं, और जो LPG का प्राइस है मार्केट बेस्ड हो जाएगा। जिससे इमीडिएटली 1-2 दिन के अंदर ही ये जो LPG है 2 गुना बढ़ गया। अब ये 2 गुना बढ़ जाने के कारण सारे लोगों में आक्रोश हो गया, और आक्रोश इतना ज़्यादा हो गया कि जो है लोग वहाँ प्रदर्शन करना शुरू किए, और आर्म्ड प्रदर्शन करना शुरू किए। लोगों को जो है जो पुलिस चौकी थी वहाँ पे हमला कर दिए। बहुत सारे लोग जो है लगभग 100-150 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे घायल हैं। तो ये जो है कजाकिस्तान की सरकार ने जो है CSTO से आग्रह किया कि आप जो है इंटरवेन कीजिए और आकर के यहाँ शांति स्थापित कीजिए, इसीलिए अभी चर्चा में है। नाटो USA के संबंधित कौन है, तो नाटो USA के नेतृत्व में काम करता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना जस्ट जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था। पहले रसिया भी मेंबर हुआ करता था USSR के रूप में जब था, बाद में है मतभेदों के कारण जो है रसिया इससे बाहर आ गया। इसके अलावा रूस अभी चर्चा में इसलिए भी है कि जो क्रीमिया, एक पहले जो यूक्रेन कंट्री है, यूक्रेन का ही निचला भाग क्रीमिया था, उस पे 2018 में जो है रसिया आक्रमण कर अटैक करके और उसको अपने कब्जे में ले लिया। और अभी अभी का डेवलपमेंट है कि रसिया जो है बहुत सारा ट्रूप डिप्लॉय कर दिया है यूक्रेन की तरफ, जिससे नाटो ये ऐसा आशंका जारी किया जो है जाहिर किया है कि हो सकता है रूस फिर से आक्रमण करे यूक्रेन पे और उसको अपने कब्जे में ले ले। ईरान के समर्थित जो एक ग्रुप है जिसका नाम है रिवॉल्यूशनरी गार्ड, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड जिसको कि USA आतंकवादी संगठन मानता है। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गॉट फर्स्ट प्राइज इन नेशनल वाटर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। किस राज्य को वर्ष 2020 का पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या केरला। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। अब ये जान लेते हैं उत्तर प्रदेश को मिला है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश को आज़ादी से पहले भी यूपी लेकिन नाम जो है उत्तर प्रदेश नहीं यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उसका जुरिडिक्शन भी हालांकि चेंज था, ज़्यादा बड़ा था, अभी तो थोड़ा छोटा हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अब ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है तो कौन सी मंत्रालय देती है, तो ये अभी हाल ही में स्थापना इसका किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय अभी कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। अब ये जल पुरस्कार दिया क्यों जाता है, नेशनल वाटर अवार्ड ये जो है, हाँ जल शक्ति मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय का स्थापना 2019 में मोदी सरकार जब दूसरी बार आई थी तब इसको स्थापना किया गया था। इसका जो पूर्ववर्ती मंत्रालय है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एक, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इन दोनों मंत्रालय को मर्ज करके और जो है 2019 में जल शक्ति मंत्रालय
बना दिया गया। अब ये जो है नेशनल वाटर अवार्ड जो दिया जाता है, ये जो वाटर मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। इसके बाद कौन कौन सा स्टेट जो है आ, कितने इफिशिएंटली जो है वाटर इरिगेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, जैसे स्प्रिंकलिंग टेक्नोलॉजी जो है, एक होता है फ्लडिंग टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि पानी को सीधे खेत की ओर मोड़ दिया जाता है, और मतलब जैसे बाढ़ में पानी पूरा भर जाता है उसी तरह से खेत में पानी बढ़ जाता है, तो इससे जो है वाटर का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। लेकिन स्प्रिंकलिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है वाटर का जो है कंजर्व बहुत वाटर पानी बच जाता है और काम उतना ही करता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसको कितना इफिशिएंटली यूज करते हैं, इसी के बेसिस पे दिया जाता है। अब ये जो है 57, इसको टोटल 57 अवार्ड दिए जाते हैं, और ये 11 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। अगर इसके बारे में विशेष जाने तो एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सारा डिटेल जिसमें मिल जाएगा आपको। पहला पोजीशन पे जो है उत्तर प्रदेश, दूसरा पोजीशन पे राजस्थान, और तीसरा नंबर अवार्ड मिला है तमिलनाडु को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द टर्म एक्वामेशन वाज इन न्यूज वाट। हाल ही में एक्वामेशन शब्द जो है चर्चा में था, तो ये क्या है आपको बताना है। ये न्यू मिशन बाई नासा, क्या ये नासा के द्वारा चलाया गया एक नया मिशन है। ये टाइप ऑफ क्रीमेशन, क्या एक जो है क्रीमेशन का एक प्रकार है। क्रीमेशन बोले तो जैसे आदमी को जो देहांत होने के बाद जो उसका दाह संस्कार या जिसको अंतिम संस्कार बोलते हैं, तो उसकी एक प्रक्रिया है, या फिर ए फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, क्या एक विशेष प्रकार का घोल है, या फिर ये न्यू किसी तरह का एक एलायंस है। तो इसका सही आंसर है ये टाइप ऑफ क्रीमेशन है। क्या एक्वामेशन, नाम से ही स्पष्ट है, दोनों में कॉमन है मेसन और मेसन। इसमें क्या है कि व्यक्ति के मरने के बाद जो है शरीर को एक मेटेलिक बॉक्स होता है, और उसमें एक हाईली अल्कलाइन घोल होता है, उसमें बंद करके, और हाईली प्रेशराइज्ड होता है, और उसमें कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है, जिससे बॉडी के जितने ऑर्गेनिक मटेरियल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद उसको बॉडी को निकाल को 150 डिग्री तक जो है गर्म किया जाता है, जिससे क्या है बॉडी का जो डिकम्पोजिशन है बहुत फास्ट हो जाता है। यही इसकी खासियत है। इसका जो है नीक नेम इसको फ्लेमलेस कहा जाता है, फ्लेमलेस क्रीमेशन कह सकते हैं इसको, ग्रीन क्रीमेशन भी कहा, ग्रीन क्रीमेशन भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसको एक और नाम है, क्योंकि ये अल्कलाइन सॉल्यूशन में किया जाता है, इसलिए इसको वाटर क्रीमेशन भी कहते हैं। या फिर केमिकल, क्योंकि इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको केमिकल क्रीमेशन भी कहते हैं। अब ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जो कि उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, उनका नाम है डेसमोंड टूटू। वो मरने से पहले घोषणा कर दिए थे कि मेरा जो है अंतिम संस्कार जो है एक्वामेशन के अंतर्गत ही किया जाए, क्योंकि ये पहले से ही एक इन्वायरमेंटलिस्ट के रूप में भी काम कर रहे थे। तो ये क्या है, टाइप ऑफ क्रीमेशन है। नासा के द्वारा अभी एक हाल ही में डार्ट मिशन शुरू किया गया था। डार्ट मिशन के अलावा साइकी मिशन शुरू किया। इसके अलावा LCRD मिशन, आप लोग ये सब हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार पहले से पढ़ चुके हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड वैक्सीन पास सिस्टम। किस देश ने वैक्सीन पास प्रणाली शुरू की है। फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या यूरोप। तो इसका सही आंसर है फ्रांस। यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का ही एक कंट्री है। फ्रांस का नाम जैसे ही आपके जहन में आता है तो एक नाम आता है जिसका नेपोलियन बोनापार्ट का। फ्रांस में जो पहले शासन हुआ करता था उसको उखाड़ फेंकने में सबसे ज़्यादा काम कौन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ही। उसके बाद फ्रांस को यूनाइट किया। अभी जो है वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। तो वहीं एक
बिल पास की है वहाँ की संसद ने, जिसको वैक्सीन पास पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ये है क्या? ये है कि 12 साल से जितने भी 12 साल और उससे अधिक के बच्चे हैं, उनको कहीं स्कूल हो, पार्क हो, मॉल हो, किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जाने से पहले उनको वैक्सीन पास दिखाना पड़ेगा, यानी ये साबित करना पड़ेगा कि वो वैक्सीनेटेड है। इससे पहले कोविड जो है रिपोर्ट है निगेटिव होना चाहिए, आप उसके बाद जा सकते हैं। तो वैक्सीन पास पॉलिसी है, कहाँ से संबंधित है? फ्रांस से। सेम उसी तरह से जर्मनी की एक पॉलिसी है जिसको 2G पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। 2G पॉलिसी का मतलब होता है एक, या तो आप वैक्सीनेटेड हैं या फिर कोविड होने के बाद रिकवर हो गए हैं। अगर ये दोनों में हैं, अगर आपको ये दोनों हो गया है तो आप किसी भी जगह पे जा सकते हैं, किसी भी सार्वजनिक जगह पे जाने में आपको मनाही नहीं है। अगर नहीं है, नहीं हुआ है, तो आपको जो है वैक्सीन लेना पड़ेगा, नहीं तो एंट्री नहीं है। तो 2G पॉलिसी किसकी है? जर्मनी की है। इजराइल जो है विश्व का पहला देश है जिसने अपने पूरे पॉपुलेशन, एलिजिबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया। इसी तरह से यूरोपियन जो कंट्री हैं उसमें एक चलता है सिस्टम, उसको हेल्थ पास कहते हैं। देखिए यूरोप जो है अपने एक यूरोपियन यूनियन है, उसमें जितने कंट्री हैं वो आपस में एक समझौता कर लिए हैं और आपस में आने जाने के लिए किसी तरह का वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोविड के दौरान चूँकि बहुत जो कंट्री हैं अपने बॉर्डर पे सिक्योरिटी कर देते हैं ताकि अनऑथराइज्ड लोग नहीं आए, तो उसी में यूरोप हेल्थ पास, यूरोप में एक सिस्टम अभी चल रहा है हेल्थ पास कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए आपको हेल्थ पास दिखाना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली जापान हैज साइंड अ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। हाल ही में जापान ने पारस्परिक पहुंच समझौता यानी कि रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट साइन किया है निम्नलिखित में किस देश के साथ? ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। देखिए जिस तरह से कहते हैं ना, जब आपका इनेमी कॉमन हो तो आप दोस्त हो जाते हैं, भले ही आप पहले दोस्त हो या न हो। अगर आप मैप में देखें तो ये रहा जापान और ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है चीन। देखिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे दक्षिण कोरिया, ये सभी जो है अमेरिका ग्रुप के कंट्री हैं। और अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का चीन के साथ जो है संबंध इन दिनों कुछ अच्छा नहीं रहा है चीन की पॉलिसी को लेकर के, इस कारण से इन दोनों में अनबन है। तो और जापान और दक्षिण कोरिया का तो ऐसे भी चीन से नहीं बनता है। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी क्लोज आ गए हैं और इन दोनों में ही एक अलायंस हुआ है और ये डिफेंस अलायंस है और जापान का दूसरा डिफेंस अलायंस है। इससे पहले मात्र जापान का यूएसए के साथ अलायंस है कि अगर जापान पे कोई एक्सटर्नल अटैक होता है तो यूएसए ऐसा मानेगा कि वो यूएसए पे हुआ है और यूएसए आकर के डिफेंड करेगा जापान को। उसी तरह का एक अलायंस है। उस तरह का मीन्स वर्ड बाई वर्ड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि जापान जो है अपना एयरक्राफ्ट हो या सबमेरीन हो या फिर शिप्स हो, वो जा करके ऑस्ट्रेलिया में पार्क कर सकता है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया जापान में पार्क कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। किसके साथ किया गया है? जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। अभी कुछ दिन हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे कि एक युद्धाभ्यास अभी चल रहा है, होने वाला है, जिसका नाम है सी ड्रैगन। सी ड्रैगन में 6 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें क्वाड प्लस 2, क्वाड के जो 4 कंट्री है प्लस 2, उसमें कौन कौन है? साउथ कोरिया और एक कनाडा। ये 6 कंट्री सी ड्रैगन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन इस तरह से आपको दिए हुए हैं। बढ़ते हैं। इसके अलावा ऑकस एक और एग्रीमेंट साइन किया गया है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम के बीच, जिसको ऑकस बोलते हैं। ये भी एक डिफेंस अलायंस है और ये भी चाइना के मद्देनजर ही बनाया गया है। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन ऑफ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, यानी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री की चर्चा है? आर्टिकल 74 में है, आर्टिकल 75, 163
या 164 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ई, इनमें से कोई नहीं। अब देख लेते हैं ये आर्टिकल 74 में क्या है। तो आर्टिकल 74 में जो है मंत्री परिषद की चर्चा है, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। और मंत्री परिषद होगा और इसके मुखिया कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी जो कि सहयोग करेगी किसको? प्रेसिडेंट को। किस लिए सहयोग करेगी? तो राज्य का जो काम है, जो देश का जो काम है, डे बाय डे काम है, उसमें सहयोग करेंगे। क्योंकि कार्यकारी प्रधान कौन होता है? कंट्री का संविधान के अनुसार से देश का कार्यकारी प्रधान प्रेसिडेंट होता है। सारे एग्रीमेंट किसके नाम से होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। भले ही करने वाले ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको मंत्री परिषद कहते हैं, उनको होता है। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं ना, तो इसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी आ जाते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर भी आ जाते हैं। और दूसरे नंबर पे जो आते हैं स्टेट मिनिस्टर तो होते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो भी आते हैं। उसके बाद डिप्यूटी स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं, जो स्टेट मिनिस्टर के अंदर काम करते हैं, ये चारों आ जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत। तो इसकी चर्चा किस में है? 74 में है। 75 में क्या है? तो 75 में पीएम की अपॉइंटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसकी चर्चा है आर्टिकल 75 में। प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो प्रेसिडेंट है किनको अपॉइंट करेंगे? तो उनको अपॉइंट करेंगे जो लोकसभा में चुनाव हुआ और जिस दल को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, उस दल के जो नेता हैं, सर्वमान्य नेता या फिर वोटिंग के द्वारा जो नेता अपने आप को चुने हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना जाएगा। इसमें देखिए 2-3 सिचुएशन हो सकता है। पहला सिचुएशन, अगर किसी दल को जो मेजोरिटी है मिल गई है, जैसे अगर 275 भारत में है तो 276 जिसको मिल गया, आ गया है किसी पार्टी को, तो उस पार्टी का जो नेता होगा उसको राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त करेंगे। ध्यान रखिए, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव, इलेक्शन जो है एज ए एमपी होता है, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी दल को मेजोरिटी नहीं आया, तो जिस दल को सबसे ज्यादा मेजोरिटी आया, उस दल के मुखिया को, उस दल के नेता को प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनवाइट करेंगे, नियुक्त करेंगे। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन नियुक्ति के बाद उसको पार्लियामेंट में अपना मेजोरिटी साबित करना होगा, नहीं तो उनकी सरकार फिर क्या होगी? खत्म हो जाएगी, पार्लियामेंट विघटित हो जाएगा। अगर किसी भी दल को मेजोरिटी नहीं आया हो और जो भी सबसे बड़ा दल है उसमें से किसी भी व्यक्ति को नेता जो है, मीन्स लीडर, चुना नहीं जा सकता हो, किसी एक व्यक्ति पे सहमति नहीं बन रहा हो उन दलों में, तब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का एक विवेकाधिकार है कि वो उनमें से किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के रूप में फॉर द टाइम बीइंग नियुक्त कर सकते हैं। 163 में देख लेते हैं। तो सेम चीज ये स्टेट में है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसके मुखिया कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर होंगे, और सारा प्रक्रिया सेम होगा। यहाँ प्रेसिडेंट के जगह पे क्या होंगे? गवर्नर होंगे, यानी राज्यपाल होंगे। और सेम सिचुएशन 164 में भी है कि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति किनके द्वारा की जाएगी? गवर्नर के द्वारा की जाएगी। वो उनको नियुक्त किया जाएगा जो उस दल के नेता हैं जिसने लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट लाया, और वहाँ उसको चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।